सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को बुआ और चुटकी बहुरिया का प्यार भरा नमस्कार। खुश हो गए प्यार भरा नमस्कार। और हमारे सभी श्रोताओं को ढेर सारा प्यार। और बहुरिया, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, और बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है बुआ। चहक रही हो तुम। और हमारे श्रोता वैसे एक बात है कि वो ये कह रहे हैं कि बुआ जी जो हैं बिटिया कम बनाती हैं, बहुरिया ज्यादा। बहुरिया कम बनाया हुआ है उन्होंने और बिटिया ज्यादा बनाया हुआ है। अच्छा, तो मतलब कि हमारा महत्व थोड़ा ज्यादा है क्योंकि कम हो तुम लोग। कम है हम लोग। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है। लेकिन हाँ, जो श्रोताओं का ये है कहना, उसमें हमें लगता है कि थोड़ा हम बता दें कि कुछ लोग ऐसे देख के ही लगता है कि ये तो बहुरिया है, और कुछ को जिसको हमने पहले ही बिटिया मान लिया था तो भाई अब उनको कैसे बहुरिया बनाए, तो वो लोग बिटिया हैं। जैसे कि जो भी है, मंजू बिटिया है, राजुल है, और भी जो है हमारी। अब बाद में ये आई मन्नो बहुरिया, तो हमने कहा भाई बहुरिया, अब ये छुटकी आ गई तो भाई इनको भी हमने बहुरिया बना लिया, ये बहुरिया है ही है। और चलिए, ये सब चीजें तो हो गई संबंधों की। और जब ढेर सारे परिवार में लोग हों तो कहीं घूमने जाओ तो कितना अच्छा लगता है, क्यों? बिल्कुल बुआ। और तो कहाँ चल रही हो आज? आज चलते हैं मैसूर पैलेस, घुमा देते हैं सबको बातों बातों में। जी हाँ, बिल्कुल। नहीं, वाकई लोग घूमेंगे और मजे लेंगे, क्योंकि इसकी भव्यता जो है वो वाकई देखने लायक होती है। और आज थोड़ी सी एक और विषय है, उस पर भी चर्चा करेंगे। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटीज डिसऑर्डर होता है। हाँ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बच्चों में ध्यान अभाव एवं अति सक्रियता विकार। जी, तो ये ऐसी चीज है कि मतलब बीमारी के तौर पर भी इसको नहीं गिनते, लेकिन एक विकार है जो हो जाता है बच्चों में, और हमारा ध्यान भी नहीं जाता। अक्सर जो चिकित्सक भी नहीं ध्यान दे पाते, तो थोड़ा हमारा सजग होना जरूरी है इस बारे में। साथ ही साथ सजग रहेंगे कि चुनाव कैसे किया जाए, किस चीज का विशेष बातें होती हैं, उनका चयन करते वक्त हमें बहुत सतर्क और सचेत रहना चाहिए। किस चीज का? किसी को उपहार देने में। ओ हो क्या बात है। तो उपहार के लिए किस तरह से चौकन्ना रहें वो बात कर लेंगे, और थोड़ा सा चलेंगे अतीत के झरोखे में, जहाँ थोड़ी अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप देखेंगे कि कैसे आप हाथ के जो पंखे थे, अब बहुरिया तो कह रही थी हाथ के पंखे, हमने तो कहा नहीं भाई वो ताड़ के पंखे होते हैं, अलग अलग होते हैं। या हाथ से कहाँ पंखे करते थे, या तो अखबार से पंखे करते थे, या दफ्ती की कोई कॉपी होती थी उसको उठा लेते थे। हाथ से चलाने वाले पंखे, इसलिए उनको हाथ के पंखे भी आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं। क्या बात है। तो चलिए, आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं। तो हाथ के पंखे वो दिन याद करो, कैसे गर्मी के दिनों में परेशान होते थे, और ये जो हाथ से चलाते हुए पंखे चलाते चलाते कब नींद लग जाती थी, फिर नींद टूट जाती थी क्योंकि पंखे रुक जाते थे, हमारी नींद लग गई और हाथ ऐसे लुढ़क गया। बिल्कुल, है ना। और जब हम लोग छोटे थे और मम्मी लोग पंखा करते थे तो लगता था रुकना नहीं चाहिए, और अब जब खुद थोड़े बड़े हुए और चलाना पड़ा तो पता चला कितना हाथ में दुखता है, दर्द होता है। तो भाई वो दिन याद करिए कि कैसे अम्मा चलाती थी, बुआ लोग चलाती थी, चाची लोग करती थी पंखे, तो आराम से सोते थे। जब अपने को चलाने का समय आया तो क्या क्या तकलीफें हुई। लेकिन घूमने जब चलेंगे, ये जो भव्य महल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैसूर पैलेस की। मैसूर को आमतौर पर महलों के शहर के रूप में वर्णित किया जाता है, और यहाँ पर इस महल सहित 7 महल हैं। इसे अम्बाविलास, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, अम्बाविलास पैलेस के नाम से जाना जाता है। महाराजा पैलेस या राजमहल मैसूर के कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ का ये पैलेस है, और ये पैलेस बाद में बनवाया गया। इससे पहले राजमहल जो था वो चंदन की लकड़ियों से बना हुआ था, और कहते हैं कि इनकी 1896 में चाम राजा कोडियार की बेटी की शादी के दौरान जलकर राख हो गया था। तो फिर उसके बाद क्षति हुई, दूसरा महल बनवाया गया। पुराने महल को बाद में ठीक किया गया, जहां अब संग्रहालय है, और दूसरा महल पहले से ज्यादा बड़ा और अच्छा बनवाया गया है।
हाँ, और मैसूर पैलेस की स्थापत्य कला की बात करें तो मैसूर पैलेस द्रविड़, पूर्वी और रोमन स्थापत्य कला का अद्भुत संगम है। नफासत से घिसे स्लेटी पत्थरों से बना ये महल गुलाबी रंग के पत्थरों के गुंबदों से सजा है और ताजमहल के बाद पर्यटकों में सबसे ज्यादा मशहूर ये पैलेस है, लोकप्रिय है। हाँ, लोकप्रिय है और इसकी जो शैलियों का इसमें कई मिश्रण है और मैसूर पैलेस के गुंबदों की स्थापत्य शैली को हिंदू, राजपूत, मुगल और गोथिक शैलियों के मिश्रण के साथ इंडो सैरासनिक शैली के रूप में तैयार किया गया है। यानी कई जो शैली हैं उनका प्रयोग किया गया, जहां जिस चीज की जरूरत पड़ी वैसे उसको सुंदर बनाने के लिए किया गया। और जैसे कि तुमने बताया कि ताजमहल के बाद है तो 6 मिलियन से भी अधिक पर्यटक प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। और महल में क्योंकि बड़ा सा एक दुर्ग है जिसके गुंबद सोने के पत्थरों से सजे हैं, सूरज की रोशनी में खूब जगमगाता है। अब मैसूर पैलेस के गोम्बे थोटी गुड़िया घर जो है उससे अगर गुजरेंगे तो यहाँ 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी की गुड़ियों का संग्रह है और इसमें 84 किलो सोने से सजा लकड़ी का हौद भी है जिसे हाथियों पर राजा के बैठने के लिए लगाया जाता था। और स्थापत्य की बात अगर करें तो गोम्बे थोटी के सामने 7 तोपें रखी हुई हैं। इन्हें हर साल दशहरा के आरंभ में और समापन के मौके पर दागा जाता है। महल के मध्य में पहुंचने के लिए गज द्वार से होकर गुजरना पड़ता है। वहां कल्याण मंडप अर्थात विवाह मंडप है। उसकी छत रंगीन शीशे की बनी है और फर्श पर चमकदार पत्थर के टुकड़े लगे हुए हैं। दूसरे महलों की तरह यहाँ भी राजाओं के लिए दीवाने खास, दीवाने आम है। यहाँ बहुत से कक्ष हैं जिसमें चित्र और राजसी हथियार रखे हुए हैं, राजसी पोशाकें, आभूषण, तो यानी मोहगनी की लकड़ी की बारीक नक्काशी वाले बड़े बड़े दरवाजे हैं। छतों में लगे हुए झाड़ फानूस जो है वो महल की शोभा में 4 चांद लगाते हैं। दशहरे में यहाँ का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है भाई। हाँ। दशहरे में 200 किलो शुद्ध सोने के बने सिंहासन की प्रदर्शनी लगती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये पांडवों के जमाने का है। महल की दीवारों पर दशहरा के अवसर पर निकलने वाली झांकियों का सजीव चित्रण किया गया है। महल में एक मंदिर भी स्थित है और प्रवेश द्वार से भीतर जाते ही मिट्टी के रास्ते पर दाहिनी ओर एक काउंटर है जहां कैमरा और सेलफोन जमा करना होता है। काउंटर के पास है सोने के कलश से सजा मंदिर। दूसरे छोर पर भी ऐसा ही एक मंदिर है जो दूर धुंधला सा नजर आता है। दोनों छोरों पर मंदिर हैं जो मिट्टी के रास्ते पर हैं और विपरीत दिशा में हैं। महल का मुख्य भवन तथा बीच में है उद्यान। यहाँ का उद्यान बहुत प्रसिद्ध है। अंदर एक विशाल कक्ष है जिसके किनारों के गलियारों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्तंभ है। स्तंभों और छत पर बारीक सुनहरी नक्काशी है। दीवारों पर मतलब लाइन से चित्र लगे हुए हैं और उसमें विवरण भी लिखा हुआ है। कृष्ण राजा वाडियार परिवार का चित्र है। ऐसे ही होता है ना जैसे कि उनके परिवार के जो समय होते हैं के लगे हुए हैं और तो अलग अलग समय के जैसे यज्ञोपवीत संस्कार का है, विभिन्न अवसर के चित्र हैं, राज तिलक का चित्र है, सेना का चित्र है, विजय का चित्र है, जनता की फरियाद सुनते हुए चित्र है। और ऐसा लगता है कि शायद राजा रवि वर्मा का ही लिखे के बनाए हुए ये सारे चित्र कहा जाता है ऐसा। कक्ष के बीचों बीच छत नहीं है और ऊपर तक गुंबद हैं जो रंग बिरंगे कांचों से बने हैं। इन रंग बिरंगे कांचों का चुनाव सूरज और चांद की रोशनी को महल में ठीक से पहुंचाने के लिए किया गया था। निचले विशाल कक्ष देखने से पहले तल तक सीढ़ियां इतनी चौड़ी हैं कि एक साथ बहुत से लोग चढ़ सकें। पहला तल पूजा का स्थान लगा। यहाँ सभी देवी देवताओं के चित्र लगे थे। साथ ही महाराजा और महारानी द्वारा यज्ञ और पूजा किए जाने वाले चित्र भी हैं। बीच का गुंबद यहाँ तक है। और भाई देखो ऐसा है कि इसकी खूबसूरती देखते बनती है। गीत सुनते फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ। है ना? कोई गाए
तो भाई देखो ऐसा है, दूरी की अगर बात करें तो हवाई जहाज से अगर जाना है तो बेंगलुरु एयरपोर्ट है पास में। हाँ, और लेकिन मैसूर में ट्रेन भी जाती है। बिल्कुल। और टैक्सी बाई रोड भी, मतलब जैसे सड़क का अगर माध्यम लेना चाहते हैं, कुछ लोगों को होता है ना, आनंद आता है सड़क से घूमते हुए पूरी अनुभव इकट्ठा करते हुए जाने का, तो रुक रुक के जाए, मतलब हाँ, रुक रुक के भी जा सकते हैं। उसमें तो मतलब सबसे अच्छी चीज जो पूरी यात्रा का अनुभव इकट्ठा होता है, जिसको कहते हैं कि पूरा घूम के आए हैं कायदे से वो सड़क मार्ग भाई। तो लेकिन पहले महल तो कायदे से घूम ले क्योंकि दूसरे तल पर हम पहुंचे ही नहीं। दूसरे तल पर जो है दरबार हॉल है, बीच के बड़े भाग को चारों ओर से कई सुनहरे स्तंभ घेरे हुए हैं और इन घेरे से बाहर बाएं और दाएं गोलाकार जगह है। शायद एक और महारानी का दरबार होगा और दरबार की अन्य महिलाएं बैठा करती रही होंगी। दूसरी ओर से शायद जनता की फरियाद सुनी जाती रही होगी, ऐसा लोग अनुमान करते हैं, क्योंकि यहाँ से बाहरी मैदान नजर आता है और बाहर जाने के लिए दोनों ओर सीढ़ियां भी हैं। अब यहाँ पर बाड़ लगा दिया गया है, यानी कि घेर दिया गया है। इसी तल पर पिछले भाग में एक छोटे से कक्ष में सोने के 3 सिंहासन है, महाराजा का, महारानी का और युवराज के लिए शायद। हाँ, और सजावट की अगर इसकी बात करें, क्योंकि इसकी सजावट बहुत विश्व प्रसिद्ध है और हफ्ते के अंतिम दिनों में, छुट्टियों में और खासतौर पर दशहरा के में महल को रोशनी से इस तरह से सजाया जाता है कि आंखें मतलब चौंधिया जाएं, लेकिन उनसे नजर हटाना जरा मुश्किल होता है। जी हाँ। और हमारे एक श्रोता ने भी ऐसे ही संदेश भेजा है कि मैसूर पैलेस दिन में जितना भव्य दिखता है, रात में उससे भी ज्यादा खूबसूरत दिखता है। संडे, पब्लिक हॉलिडे या दशहरा के दौरान रात में ये महल जगमगाता नजर आता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस महल में 96,000 से लेकर 98,000 के करीब बल्ब लगे हुए हैं, जिनके कारण ये ढांचा रात में दूर से ही दमकता हुआ नजर आता है। कह सकते हैं ना कि अंधेरी रात में तारे जैसा दिखे। हाँ, लगे कि आसमान में तारे छिटके हुए हैं। और दिन भर अंदर से महल को देखना होता है और शाम के बाद उसमें बाहर से लाइटिंग देखने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, मतलब विशेष रूप से इसका लाइट देखने के लिए, इसकी सजावट देखने के लिए। जी हाँ, यहाँ पर दिन में जाने के लिए टिकट लगता है, समय भी निश्चित है, तो आप ये सब देख कर जाएं। और खाने की अगर बात करें तो भाई बड़ा शहर है, मतलब बड़ी जगह है, तो आपको बाकी चीजें तो पता ही है, तरह तरह के डोसे मिलते हैं। मैसूर डोसा तो भाई सभी जगह मिलता है, बहुत प्रसिद्ध होता है। और इसके अलावा कुछ एक ऐसी भी चीजें हैं, जैसे आपका पलिया सागू हो गया, पूड़ी सागू हो गया और खारा भात,
उपित्थु करके भी एक चीज है। हाँ चीज है, जो आप मतलब जाए अगर तो आनंद उठाएं। बोंडा वैसे तो और भी जगह मिलता है, लेकिन यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। हाँ। जरूर खाइए। और अब तो भाई वही है ना कि डोसे की वैरायटी बहुत मिलती है, तो मैसूर में तो अलग अलग डोसे तरीके मिलेंगे, बहुत तरीके के डोसे खाने को मिलते हैं। तो और भी जगह है, लेकिन मैसूर पैलेस की आज हमने बात की। जरूर आपको अच्छा लगा होगा, घूमने जरूर जाइए। ऐसे जो संग्रहालय होते हैं वहां पर जो भी नियम बनाए गए हैं उनका जरूर ख्याल रखिए। हाँ, विशेष रूप से, क्योंकि जब हम कहीं घूमने जाते हैं ना तो ये ना होता है बुआ, देखते हैं अक्सर कहीं कोई नहीं देख रहा होता है तो वहां पर हम कुछ ना कुछ ऐसा कर आते हैं या लिख आते हैं या सामान फेंक दिया, मतलब नजर बचा करके। तो ये जैसे थोड़ा सा मतलब आपके व्यक्तित्व को भी बहुत खराब है और व्यक्तित्व को मतलब लोगों के नजर में नीचा ये कहेंगे कि भाई हमें तो यहाँ कोई जानता ही नहीं है, हमारा व्यक्तित्व क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं है, ये हमारे के देश की एक ऐतिहासिक धरोहर है और उसका ध्यान रखना, उसका ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए अगर जाएं, कहीं पर भी जाएं, यहाँ ही नहीं कहीं पर भी जाएं घूमने, तो वहां पर कूड़े फैलाने का विशेष ध्यान रखें। मतलब ऐसी चीजों को ना फैलाने का विशेष ध्यान रखें, मतलब फैलाएं ना जी। और ये ध्यान रखें कि गंदगी नहीं करके आए। हमारी वो पहचान है, वो हमारे पूरे विश्व में मतलब प्रसिद्ध है जी। तो और ना भी प्रसिद्ध हो तो देखो, एक बात क्या है कि जब हम जाते हैं तो हम जिस जगह को चाहते हैं कि वो हमें साफ सुथरा मिले, तो हमें भी वैसे ही छोड़ना चाहिए उसको, या जो हमें पसंद है। एक बात और है कि घर में हम जैसा चाहते हैं कि साफ सफाई रहे, वैसे ही आप कहीं पे भी जाएं घूमने ठहरने तो उस बात का ख्याल रखें। बिल्कुल। और ख्याल रखने की बात आती है तो जिस विकार की आज हम बात करने जा रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन तुम कुछ और कहना चाह रही हो, हमें लग रहा है। हम सोच रहे थे कि ख्याल रखने में अगर विकार की चर्चा करें उससे पहले क्यों ना हम उपहार की बात कर लें। अच्छा, क्या बात है, घूमने गई हैं तो कुछ न कुछ उपहार ले ही लिया जाता है। हाँ। और जब हम वापस आते हैं तो याद के तौर पर देते हैं और खुद अपने लिए भी लाते हैं कि भाई फला जगह गए थे तो देखो भाई ये लेकर आए हैं। हाँ, वहाँ का है, मशहूर है या जैसा भी है, मतलब एक होता है ना, गए हैं तो हमको याद रखा है, मतलब वहाँ पर किसके किसके लिए लिया, ये भी एक बड़ा तनाव हो जाता है। वहाँ जब जाइए लिस्ट बनाओ, फिर लगता है अरे उसके लिए भूल गए, इसके लिए भूल गए, तो आपस में भी हो जाता है कभी कभी। तो वैसे घूमते समय तो भले ही आप ना ख्याल रखें या आपको लगता है कि बहुत सामान नहीं ढोना चाहते हैं, हाँ। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे अवसर होते हैं जहाँ हमें उपहार देना ही होता है। अभी मौसम है, बिल्कुल अब बिल्कुल करीब ही है वक्त। जी हाँ। और उपहार के लिए बहुत बड़ी मतलब ऐसी इस अवसर पर लोग ज्यादातर देखा जाता है ना बुआ कि सबको देते हैं उपहार। तो कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग लेते हैं, लेकिन दीपावली पर खास तौर से जो वणिक लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, वो अपने कस्टमर्स को या अपने जो भी बिजनेस से जो उनके आसपास के डीलर होते हैं उनको देते हैं वर्ष भर में एक बार, या अपने जो भी सेवक होते हैं, सहायक होते हैं, सभी आपस में एक दूसरे को एक उपहार देते हैं। क्योंकि पहले जैसे मिठाई आदि देते थे, अब बहुत ज्यादा होने लगी तो लोगों को लगा चलो कोई सामान दे दें। हाँ। और वैसे भी ना उपहार हुआ मतलब एक प्रसन्नता जाहिर करने का और अपना प्रेम जताने का एक तरीका है। मतलब लोग कहते हैं ऐसा कि कितना महत्व है और कितना प्रेम है, वो एक जरिया है, मतलब एक सूचना नहीं है कि हमको आपसे प्रेम है या हम इतना प्रेम करते हैं तो इतना बड़ा उपहार, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर सोचा क्या जाए, यानी कि उपहार जब चुनते हैं तब हमें देखना चाहिए कि हम किसको दे रहे हैं, उसके मतलब उनकी उम्र क्या है, उनकी पसंद नापसंद क्या है। कुछ लोगों को बहुत चटक भड़कीली चीजें पसंद आती हैं, कुछ बहुत सोबर चीजें पसंद करते हैं, तो ये आपको जरूर देखना होगा। हाँ, तो इसलिए मतलब ये ध्यान रखना जरूरी है कि एक ऐसा उपहार चुना जाए जिसे लेने वाला भी सराहे, आनंद उठाए, ना कि केवल आपने दे देना है तो उसे बस दे करके टाल देना, ऐसा नहीं करना है। तो ये तो हो गई पसंद की बात कि हमने कहा कि जैसे चटक रंग पसंद है कि कैसा क्या पसंद है, आपको कोई भड़कीली चीज पसंद है। उसके साथ साथ कभी कभी ये भी देखना होता है कि अगर वो बहुत मतलब किस चीज की हो सकता है इस समय वो कुछ ढूंढ रहे हों, उनको इस बात की जरूरत है, और वो देने में उपहार भी ठीक है। अब ऐसा नहीं कि अब उन्होंने गैस स्टोव ढूंढ रहे हैं तो हमने गैस स्टोव दे दिया। मतलब कोई ऐसा सामान हो जो उपहार में सुंदर भी लगे और मतलब उनको इस समय लग रहा है कि अच्छा, उन्होंने जैसे चर्चा की आपसे कि हम सोच रहे हैं कोई डिब्बे खरीद लें, तो आप बहुत सुंदर से डिब्बों का सेट दे सकते हैं, दे सकती हैं। हाँ, और आजकल तो ना बुआ कहा भी जाता है थोड़ा ट्रेंडी, जिसको हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, तो आजकल लोग बहुत ऐसी चीजों को ध्यान भी रखते हैं और पसंद भी करते हैं, लेना भी और देना भी।
ट्रेंडी, मतलब ये नया शब्द सुनने को मिला। वाह क्या बात है चुटकी। देखो ये अच्छी बात है कि बच्चों के संग रहो तो ये सब चीजें पता चलती हैं कि आजकल ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंडी चीजों का चलन है, तो भाई ख्याल रखिएगा इस बार चुटकी को अगर किसी को उपहार देना हो तो ट्रेंडी चीजें देंगे हम लोग। उसके संग संग एक बात और है कि अगर कभी कपड़ा देना है तो आपको देखना होगा कि उन्हें किस तरीके की चीजें पसंद है। बात बात में पूछा भी जा सकता है कि हमें देखो तो ये बहुत पसंद है, इन दोनों में अगर हमें लेना हो तो हम ये लेंगे, तो वो हो सकता है वो खुद कह दें कि नहीं नहीं ये तो बेकार है। अपना भी हो सकता है जता दे कि ये देखो ये नहीं ये ज्यादा जच रहा है, तो मतलब वो थोड़ी पसंद समझ आ जाती है। ये तो है। तो इस तरह से बात बात में आप चीज़ों को पता कर सकते हैं। वैसे तो जिसको आप दे रहे हैं जाहिर है कि वो बहुत ख़ास होगा आपका, तो उसकी जीवन शैली आपको पता है, ज़रूरतों की तो बात हमने की ही, लेकिन उसके संग संग मतलब एक तो कोशिश यही होनी चाहिए, ये जितने विचार हम लोग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हम जो उपहार दें वो ऐसा ना हो कि वो कहीं और आगे चला जाए और घूम कर आपके पास वापस आ जाए। ये बहुत होता था। तो इसीलिए तो इतना विचार करके अगर आप देंगे तो अच्छा है, भले ही वो छोटी चीज़ हो लेकिन उसमें आपका अपनत्व छलकना चाहिए, झलकना चाहिए, दिखना चाहिए कि आपने बहुत सोच विचार के सिर्फ ये आपके लिए ही ये चीज दी गई है। बिल्कुल। हो सकता है कि वो सिर्फ हाथ से बना हुआ कोई एक छोटा सा कार्ड हो या एक छोटा सा फूल हो, लेकिन वो अगर उनको उस तरह की चीजें पसंद है तो आप वही दे दीजिए, उसमें पैसे का मत सोचिए। आपकी भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। बिल्कुल। वैसे वो एक बात ये भी है कि मतलब कभी कभी ना लोग या हम भी मतलब जता देते हैं, बातों बातों में संकेत दे देते हैं। नहीं कि क्या पसंद है, मतलब किस चीज की, जैसे होता है ना। क्या इशारा करना चाह रही है? देखो हम बिल्कुल उपहार देने के मूड में नहीं है, तो तुम ऐसे जताने वाली बात मत करो। पर बातों बातों में बता देने में अच्छा रहता है ना, क्या पता मिल जाता है नहीं मिल जाता है, और थोड़ा सा संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि जो चीज हमें चाहिए वही हम तक पहुंच जाती है। क्या बात है। वैसे छोटे बच्चे अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा होगा, पता नहीं वस्तुओं को लेने के मामले में तो नहीं, लेकिन अगर आपके घर में जैसे 4 व्यंजन बना है तो वो बता देते हैं कि हमको ना पकौड़ी बहुत पसंद है और हमारी मम्मी हमें खिलाती हैं, पता है आंटी हमको ये चॉकलेट बहुत पसंद है। अब तब उनका आपका ध्यान जाता है, अच्छा हाँ इस बच्चे को लाओ चॉकलेट दे दे। तो और ऐसी सब मतलब, और ज्यादातर ऐसा होता है ना, ये जो टीका टिप्पणी है या ये जो संकेत है वो हम बहुत अपने करीबियों में, जैसे ज्यादातर माता पिता के साथ या बड़े भाई बहनों के साथ ऐसा करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो बड़े हैं, वो दिला, मतलब पता है कि वो दिला देंगे, तो इशारों में अपनी बात कह देते हैं। तो अब हमें लगता है कि तुम भी इशारा समझ रही होगी कि हमारे साथी क्या चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल।
क्या? बोलो ना। बीच दाना दाने ऊपर दाना, एक दाना। ADHD पता है क्या? हाँ पता है, मतलब अभी तो यही बात कर ही रहे थे हम लोग। ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जी, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे ही ज्यादातर प्रभावित होते हैं, इसमें ओवर एक्टिव हो जाते हैं। अक्सर हमने देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको मतलब आप बिल्कुल लगता है कि हर समय बिल्कुल हाइपर होते हैं, से बाहर रहते हैं, मतलब जिसको कहते हैं। तो हर समय जैसे बहुत एक्साइटेड रहते हैं, इधर देखा उधर देखा, जैसे ही माँ की गोद से उतरे बिल्कुल दौड़ गए। चाहे वो रोड है चाहे कोई भी जगह है, उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं समझ में आता है। और रोजमर्रा की जिंदगी में जो होता है कि ऐसी स्थिति में बहुत असर पड़ता है। हाँ बिल्कुल बुआ। और ADHD होने पर प्रभावित व्यक्ति या बच्चा, मतलब ज्यादातर तो बच्चों में देखा जाता है, पर बड़ों में भी कभी कभी इसके प्रभाव देखे जाते हैं। तो बच्चा जो है ओवर एक्टिव यानी कि अत्यधिक क्रियाशील हो जाता है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है, और ऐसी स्थिति में उसकी जो जिंदगी में दिक्कतें हैं वो बढ़ने लगती हैं। वैसे ज्यादातर मामलों में ये डिसऑर्डर मतलब बड़ों पे कम ही है, पर प्रौढ़ा अगर हो गया तो युवावस्था और प्रौढ़ावस्था तक ये स्थिति बनी रहती है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के अनुसार ADHD को 3 भागों में बांटा गया है: इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी। तो इनअटेंशन की अगर बात करें बुआ, तो इस स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को किसी भी तरह के काम में एकाग्रता बनाए रखने में बहुत कठिनाई होती है। वहीं हाइपर एक्टिविटी में बच्चा या तो बहुत चंचल हो जाता है या फिर मतलब किसी समय भी रुकता नहीं है, जिसको कहते हैं कहीं ना कहीं उछल कूद मचाता रहता है। तो फिर जाहिर है कि ऐसे में एकाग्रता यानी फोकस नहीं बना सकते, क्योंकि किसी भी एक जगह पे 1 सेकंड से ज्यादा वो रुकते ही नहीं है। तो बिल्कुल चंचल जैसे जो बच्चे होते हैं ना, वो मतलब कुछ ना कुछ करता ही रहता है, जैसे बहुत सारी बातें करना, उछलना कूदना, मतलब बहुत ही ज्यादा सक्रिय रहना, शांति से नहीं बैठना है। और इम्पल्सिविटी में व्यक्ति जो बिना सोचे समझे कुछ भी करता रहता है, खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहता है। जब समस्या और बढ़ जाती है, ये तो जैसे कि सामान्य तौर पर हम देखते रहते हैं अपने आसपास, तो व्यक्ति अपने हित के लिए दूसरों को परेशान भी करता है, बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ले लेता है, उसको समझ में ही नहीं आता है। मतलब जिसको कहते हैं ना कि पल में तोला पल में माशा वाली बात होती है कि अभी ये अभी वो, अभी यहाँ दिखे थोड़ी देर में वहां दिख गया, अगर बच्चे हैं तो बिल्कुल। लेकिन बड़े लोगों में भी अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वो कहते हैं ना छटपट रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लक्षणों की बात अगर करें, अच्छा, इसमें दिक्कत क्या होती है अगर हम बात करें सामान्य तौर पर, तो जैसे कि बच्चों की बात करें तो अचानक से अब इतने एक्टिव रहते हैं, तो अगर तैर रहे हैं या कुछ हो गया तो अचानक से उनको कुछ बदलाव आ गया उनके मन में, तो कुछ भी दुर्घटना होने की संभावना रहती है। अगर आप ऐसे सोचें कि ठीक है बहुत बच्चा एक्टिव है, लेकिन जैसे कई बार तो यही एक कारण है कि इसको लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि बच्चा उसको ये रख देते हैं ये तो बहुत तेज है हमारा बच्चा, बहुत बात करता है, बहुत तेज है, बहुत समझदार है। लेकिन जब स्थिति बढ़ती है तो क्या होता है कि बच्चे लापरवाह हो जाते हैं, काम को नजरअंदाज करते हैं। अब एकाग्रता में विशेष रूप से जब कमी होने लगती है तो जाहिर है कि पढ़ाई पर भी उसका असर तो पड़ेगा ही आपको। बिल्कुल। और सीधे सीधे से अपनी बात समझा नहीं पाते ऐसे बच्चे या जो व्यक्ति होते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से या कोई भी काम उनको दिया जाता है तो वो एक सिरे से बैठकर तरीके से, जो मतलब एक काम के बाद दूसरा काम जो जुड़ा हुआ है वो वैसे करते नहीं है, और इधर उधर उनका ध्यान कोई काम शुरू किया फिर तो अचानक उन्हें दूसरा काम लगा कि चलो ये कर लें, अब इसको छोड़ दें। तो कुछ ऐसा जब उम्र बढ़ती है तो जाहिर है फिर नौकरी में होता है कि अच्छा ये नौकरी शुरू की, अच्छा नहीं अब हम छोड़ रहे हैं इसको, अब हम वहां रहेंगे। कभी कभी शहर छोड़ते हैं, नहीं अब ये शहर हो गया बस अब वहां रहेंगे। तो ऐसे में सोचिए ना जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। ऐसे कामों से बचते हैं लोग जिसमें मानसिक दबाव पड़ता है, कभी भी शांत नहीं बैठते, हिलते डुलते रहते हैं, जैसे जिसको कहते हैं ना कि अनरेस्ट में रहते हैं, छटपटाहट सी होती है। तो यही बात होती है, जब बैठने की आदत नहीं रहती है तो आप जाहिर है कि कक्षा में भी नहीं बैठेंगे। अब जब नहीं बैठेंगे दिक्कत आती है उन्हें, तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता और पढ़ाई भी जो है वो उनकी अव्यवस्थित हो जाती है। हाँ, कभी भी मतलब उनको कुछ भी करना होता है। वही अब क्लास का क्या है, नियम है सुचारू रूप से एक विषय की चल रही है तो वो विषय खत्म होने के बाद ही दूसरे विषय पर आएंगे, लेकिन उनका क्या होता है बस एक लाइन हो गई, 2 लाइन हो गई, तो उस हिसाब से कुछ भी नहीं। पर धीरे धीरे ऐसी सब चीजें होती रहती हैं और अव्यवस्था बढ़ती जाती है। तो अव्यवस्था बढ़ती न जाए इसके लिए हम और बातें करेंगे और लेते हैं एक ब्रेक।
तो भाई अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं और बहुत गंभीर बात कर रहे हैं हम लोग हाइपर एक्टिव बच्चों की, और उसके संग संग जो उनकी एकाग्रता की कमी होती है, एक डिसऑर्डर है, एक विकार है। इस पर और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन एक गीत सुनते हैं। हाँ, और उसके बाद ये चर्चा हम जारी रखेंगे। ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों में। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों में। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों में। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों में। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों में। तो भाई हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं कि जिनकी हम कभी कभी बहुत तारीफ करते हैं कि ये बच्चा बहुत सक्रिय है, बहुत तेज है और हर चीज़ उसको जानने की उत्सुकता रहती है, तो इसको हम कभी कभी बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन ये जब ज़्यादा हो जाता है तो ये एक परेशानी का सबब भी है। इसके लिए सजग होना चाहिए। जब बच्चा शुरू में बोलना शुरू करता है तो बड़ा अच्छा लगता है, पर वो धीरे धीरे जब अगर बहुत ज़्यादा बोलने लगता है और बोलना अच्छा है पर निरर्थक बातें हमेशा करता
करते रहना, दूसरों की बात काट कर बीच में बोलने लगना और कोई उसकी बात ना सुने या मना करे तो अजीब तरीके का गुस्सा दिखाते हैं। मतलब अगर ऐसे विकार से प्रभावित हैं बच्चे या लोग तो उनका गुस्सा थोड़ा सा अलग तरीके का होता है, सामान्य जिसे नहीं कहा जा सकता। तो इसके लिए क्या किया जाए? वैसे तो कहते हैं कि सटीक कारण को जो है वो नहीं जाना गया कि ये कैसे हो जाता है। हाँ। लेकिन विशेषज्ञ ऐसा कहते हैं कि अनुवांशिक भी कभी कभी होता है, या कभी कभी सिर पे कोई चोट लग गई इसलिए भी हो सकता है, या उनकी जो जन्म जो हुआ है वो प्री मैच्योर बर्थ भी अगर हुआ है तो भी हो सकता है। तो कारण कुछ भी हो लेकिन दिक्कत वही है, और भी चीजें हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि इन सब समय में बड़े सजग रहिए। जैसे गर्भावस्था के दौरान किसी भी तरीके के, वैसे तो बहुत स्वस्थ भोजन खाना चाहिए, और गर्भावस्था क्यों, किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन गर्भावस्था के समय ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। और जन्म के समय या उसके बाद बच्चे का वजन कम हो तो भी ये जो हम बात कर रहे हैं विकार ADHD की, ये संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए, और जब मतलब ऐसी चीजें होती हैं ना बुआ तो ध्यान नहीं देते। जैसे हम लोग ना थोड़ा सा वैसे भी लापरवाही चीजों में रखते हैं और विशेष रूप से अगर ऐसी चीजें आपको भी दिख रही हैं तो उसमें ध्यान देने की अब आवश्यकता है। उसे एक गुण के रूप में देखिए, अलग बात है, लेकिन अगर वो आवश्यकता से अधिक हो रहा है, कहते भी है ना अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है, तो अति सक्रियता अगर आपको दिख रही है तो इस संबंध में थोड़ा सचेत हो और फिर आगे की मतलब चिकित्सक को दिखाएं। और कभी कभी चिकित्सक का भी ध्यान नहीं जाता क्योंकि हम ही उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, तो वो भी उस तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाते। जिस बीमारी के लिए हम जाते हैं बस उसी पर वो फोकस करते हैं, क्योंकि जाहिर है आप वो समस्या ज्यादा बड़ी बता रहे हैं, तो कभी कभी उनका भी ध्यान ले जाइए कि ऐसा तो नहीं है, देख लीजिए। फिर उसके बाद जो जैसा कहें उस तरह से आप करिए, और इस बात के लिए थोड़ा सजग रहिए क्योंकि ये विकार है और हो सकता है। इसका मतलब ऐसा कोई चिकित्सीय सलाह लेने से पहले अपने मन से कोई इलाज ना करें, और ऐसे व्यक्तियों के साथ, ऐसे बच्चों के साथ थोड़ी सी सावधानी, सतर्कता और धैर्य पूर्वक व्यवहार की आवश्यकता थोड़ी सी अधिक होती है। क्योंकि स्वाभाविक है ना बुआ कि अगर बच्चा बदतमीजी कर रहा है या अलग ऐसे हरकतें कर रहा है तो हम भी काम में व्यस्त होते हैं। देखा जाता है ऐसे कि काम में व्यस्त है, अपनी उलझने हैं जीवन की, तो हम उस पर क्रोध कर देते हैं। तो ऐसे में उसका जो ये क्रोध का विषय है वो थोड़ा और बढ़ जाता है और वो अलग तरीके की हरकतें करने लगता है जो आपको समाज में लोगों के सामने शर्मिंदा भी कर सकती हैं। बिल्कुल। और इसमें ऐसा भी होता है क्योंकि वो खुद भी एक विकार से गुजर रहा है, तो जाहिर है कि अगर आप करेंगे तो वो परेशान हो जाएगा, उसको समझ में नहीं पाएगा, उसको लगेगा हमने ऐसा तो कुछ किया नहीं, या उसको जिद्दी और हो सकता है, या कुछ और भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा धैर्य पूर्वक, सतर्कता पूर्वक, सावधानी पूर्वक उसके संग व्यवहार कीजिए, सजग हो जाइए, और उसको मतलब बहुत सारे कह सकते हैं हम ना कि कुछ प्रेरणादायी बातों की, उसको भावनात्मक रूप से बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है ना। तो धीरे धीरे उसके बदलाव में, रहन सहन के जो तरीके हैं उसमें भी बदलाव किया जाना चाहिए, ये देख कर कि उसको क्या पसंद है, नहीं पसंद है, या किस तरीके की वो हरकत करता है जिससे कि आपको दिक्कत होती है, तो उन चीजों को अवॉइड करें, उनको कहीं कहीं नजरअंदाज करें और कहीं उसको कोशिश करें कि वो चीजें उत्पन्न ना हो। और ऐसे में ये भी ध्यान देना है क्योंकि बच्चा बहुत अधिक सक्रिय होता है तो वो सोने के समय में उसके कमी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में 8 से 9 घंटे की नींद जो है वो काफी जरूरी मानी जाती है। तो देखें, आप ध्यान रखें कि बच्चा समय से सोए और अपनी पूरी नींद ले ताकि उसका चिड़चिड़ापन, उसका क्रोध, उसमें थोड़ी सी कमी आए। साथ ही साथ खान पान के संतुलन की भी बहुत आवश्यकता है, वो तो हम समय समय पर बात करते भी रहते हैं बीच बीच में। सामान्य लोगों के लिए जरूरी है, तो फिर तो ऐसे अवस्था में के लिए तो बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है, भावनात्मक रूप से, पोषण के तौर पर और रहन सहन के तौर पर। तो समग्र रूप से चिकित्सक को दिखाएं और ध्यान रखें, और हम साथ अपनी तरफ से रूटीन का भी मतलब एक नियमित दिनचर्या बनाएं और उसको कोशिश करें कि आप भी उसको पूरा करें और बच्चे से भी पूरा कराने की कोशिश करें। साथ ही साथ अब हम सुनते हैं गीत और फिर आगे बढ़ते हैं। आ
बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। दिल में कोई सितमगर अरमां जगा गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। दिल जरा संभल जा, शायद वो आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। धीरे से एक नगमा कोई सुना गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। हाँ बिल्कुल, ख्वाबों पे कौन छा गया ये तो नहीं पता, पर दिमाग में और दिल में कुछ है जो छाया हुआ था, और उसके बारे में आज बात हम करेंगे आज। जी हाँ, बिल्कुल करेंगे, और हमारे बहुत सारे साथी भी कर रहे हैं, क्योंकि भाई जब ये जो कहते हैं वैसे कि जो हाथ वाला पंखा हम झलते थे हाथ से, तो उसकी हवा बड़ी अलग तरह की होती थी, या यूं कहें कि छत पर जब सोते थे तो इसकी जरूरत पड़ती थी, तब सब जगह पर इतना कनेक्शन नहीं होता था बिजली का, है ना। और बिजली रानी कभी भी रूठ जाती थी तब भी हम इन पंखों का प्रयोग करते थे। तो हमारे साथियों ने क्या लिखकर भेजा है? हमारे साथियों ने लिखा है कि सर्दी को विदा करने के लिए रजाई को धूप दिखाकर संदूक में रखने की तैयारी होती, तो उसी संदूक के किसी कोने में पड़ा बेना भी निकल आता। उधर चुके कोनों पर दादी कपड़ों के नए गोटों को सिलती
मम्मी और हम दर्जी के पास से रंग बिरंगी कतरने लाकर उन्हें देते और दादी उनसे भी पंखों को सजाती। आज भी हमारे घरों में गर्मियों में बिजली गुल होने पर ये पंखा काम आता है। क्या बात है भाई, सही बात है, बहुत बहुत अच्छा आपने याद दिलाया। बेना भी इसे कहते हैं, हाँ, बेनिया हिलाते हैं लोग, कहीं कहते पर हैं बिजना भी कहते हैं। हाँ, बिजना भी कहते हैं, बेनिया हिलाते हैं कहते हैं, तो अलग अलग नाम है सब जगह पे। अच्छा हाँ, ये जो इन्होंने बताया गोटा आदि की बात, तो बड़े तरीके से पहले तो शादी ब्याह में भी हाथ से बने हुए ऐसे पंखे भी आते थे और वो उस पर भी कढ़ाई की जाती थी, यानी एम्ब्रॉयडरी की हुई होती थी। और कुछ पंखों में माचिस की डिब्बी उसी में मढ़ देते थे, मतलब लगा देते थे, चिपका देते थे, चिपकाते नहीं थे बल्कि कपड़े से करके करते थे और उसके अंदर छोटी छोटी बीज डाल देते थे किसी चीज की, या राई सरसों आदि डालते थे और उसको जब आप चलाते हैं तो झुनझुन झुनझुन करके बजता है। मतलब तो इस तरीके के भी सुंदर खिलौना, बहुत सुंदर। हाँ सही है। और कई बार ऐसा भी होता है, मतलब जैसे ही गर्मी शुरुआत होती थी तो नए नए से पंखे तैयारी हो जाती थी। मतलब देखा जाता था कि उस समय पर ये होता था कि थोड़ा सा जिसको कहते हैं एक प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा टाइप की थोड़ी सी रहती थी बच्चों में, लड़कियों में विशेष रूप से, कि कितनी अच्छी अच्छी सी सुंदर सुंदर सी डिजाइन्स के पंखे बना लिए जाए घर में। और ताड़ के पत्ते के पंखे भी होते थे पहले तो, सिर्फ जो कि एक ताड़ के पत्ते से बनते हैं जिसमें कहीं जोड़ नहीं होता है और उसको वैसे ही गोल घुमा दिया जाता है उसका पत्ता और गोल काट दिया जाता है और उसके किनारे पर बॉर्डर लगा दिया जाता था लकड़ी का ही, उसी की मतलब डंडी का, और उसके बाद उसको सिल दिया जाता था। तो वो बड़ा रेयर होता था पंखा, अब शायद वो मिलता भी नहीं है। जोड़ वाला जरूर मिलता है, जोड़ वाला भी मिलता है, जो आजकल मतलब बांस की फट्टियों से बने हुए हरे और लाल रंग की फट्टियां रंग करके फिर उनको मतलब बेना बना दिया जाता है, चटाई की तरह, चटाई के जैसा बुन के। लेकिन ताड़ के पत्ते वाले पंखे की जो आप बात कर रही है ना, वो हमने देखा था एक बार, हम बनारस घूमने गए थे, वहां से खरीद के लाए थे हम 2 पंखे। लेकिन अब वो नहीं, कम मिलते हैं, जरूर मिलते होंगे, लेकिन ऐसे भी पंखे होते थे। और जो हम लोगों ने बताया कि जो घर में सिले जाते थे उसमें चारों तरफ फ्रिल लगा दिया जाता था कपड़ों की, वो सुंदरता बढ़ाते थे और कहीं ना कहीं हवा भी बढ़ाते थे। और हमारे एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि बचपन में ताड़ के पत्तों से बने पंखे याद है, गाँव में जब विद्युत के अभाव में हाथ के पंखे होते थे, बड़े काम आते थे और काम से आराम मिलने पर थोड़ी देर हाथ का पंखा अपने मुंह पर फेरा कर सुकून पाते थे। छोटे बच्चों को सुलाने के लिए यह हाथ का पंखा बड़ा काम आता था। जब बड़े नींद की झपकी ले रहे हो तो छोटों का काम हाथ का पंखा फेरना होता था। मैंने बचपन में विद्यालय में के वार्षिक दिवस पर हाथ का पंखा लेकर नृत्य किया था। ओहो, क्या बात है। हाँ, एक प्रॉप की तरह भी प्रयोग में लाया जाता है और लाया जाता था, अब तो शायद प्रॉप की तरह ही। लेकिन ये जो सुकून की बात आ रही है कि बच्चों को लगा दिया जाता था, वहीं घर में अगर दावत हो, खास तौर से समधी जेवनार हो, विवाह आदि में, तो बहुत बड़े पंखे भी आते थे ताड़ वाले। और वो कोई बड़ा लेकर उनको पूरे जितने लोग पंगत में बैठते थे उनके लिए हवा करने के लिए वो पंखा चलाया जाता था। ये तो कोई हाथ से वाले पंखे, और एक जो छत पर लटकते थे कपड़े वाले, और जिनको बैठकर ऐसे डोरी खींच के झूले की तरह चलाते थे, करते थे, वो भी पंखे बहुत, जो बिजली से नहीं चलते, मतलब हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और एक हमारी श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि जब गर्मी बहुत होती थी, उस समय तो इन्वर्टर नहीं होते थे, तब अगर नींद नहीं आती थी तो पापा पूरी रात खुद नहीं सोते थे, पंखे से हवा करते रहते थे। और तब मुझे ये नहीं एहसास था कि उनको भी तो नींद आती होगी। मतलब मोर पंख के पंखे, उनसे बने जो पंखे थे वो भी लोग घर में बनाते थे, और फिर मेरी माँ कपड़े के पंखे भी बनाती थी। जी, तो इस तरीके के गोल जो फ्रेम होते हैं उनमें कपड़े लगाकर पंखे बनाए जाते थे। इन्होंने बहुत अच्छा याद किया कि ऐसे मोर पंख के भी पंखे बनाए जाते हैं। और एक जो जापानीज टाइप के जो लंबी लंबी सीख लगा के और कपड़े से जोड़ के, और जो जिसको कहते हैं फोल्डिंग, वो मतलब सफर में बुआ बहुत काम आते थे, वो लेते जाओ। और ऐसे ही गैंगटॉक घूमने जाइए तो वहां पर भी बड़े प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर पंखे मिलते हैं। जी। और ये जो पंखों की बात हो रही है, हाँ देखो छुटकी, ऐसा है ना कि जब हम लोग सर्कस आदि में जाते थे तो इस तरीके के पंखे लेकर जाते थे। तो सर्कस में तो इस तरीके से एसी वगैरह नहीं होता था, तो ये वाले पंखे जरूर जाते थे। सर्कस देखने जाना हो या कहीं मेला ठेला देखने जाना हो तो मेले में खरीदा भी जाता था और लेकर भी जाते थे कि भाई बहुत गर्मी लगेगी तो हाथ से इसको चलाकर अपना, मतलब कहते हैं ना कि अपनी सब चीज जो होती थी हमारे हाथ में रहती थी। बिल्कुल। तो और इस समय हमारे हाथ में गीत सुनवाना है क्या? हाँ बिल्कुल, और ठंडी ठंडी हवा वाला बात चल रही है तो वही वैसा ही कुछ गीत भी असर करेगा। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका,
भाई देखो, बहुत सारी चीजों के साथ हमारे साथियों ने ये भी याद किया है कि पंखे के साथ घर की बड़ी बूढ़ी महिलाओं का मूवी चलता रहता था। हाय राम, ये बिजली वाले खुद तो पंखे में बैठे होंगे और हमारी लाइट भगा रखी है, या फिर घर के बच्चों को पंखा झलाने की ड्यूटी सौंपी जाती थी। कुछ ऐसे ही सभी हमारे साथियों ने याद किया है। और हमारी एक साथी और कहती है, बिजली हो या ना हो, ये कहीं भी काम आते थे, चाहे अपने कमरे में बैठे हो, आंगन में, या छत पर खुद पर हवा करने के लिए, या रसोई घर में कोयले के चूल्हे में अंगीठी को तेज करना हो। बड़े आराम से हम अपने चेहरे पर इन्हें लगातार चलाते हुए गर्मी दूर भगाते थे, पसीना सुखाते। माताएं इसे प्यार से चलाते हुए नन्हे मुन्नों को सुलाती। कलाइयों का अच्छा खासा व्यायाम होता था। पंखे आने से विलुप्त हो गया, शायद ही किसी घर में मिले, लेकिन ऑनलाइन वेबसाइट पर मिलने लगे हैं। आज भी बिजली बंद हो जाने के बाद याद आते हैं इनकी कमी। कभी मोड़े गए अखबार या किसी पत्रिका द्वारा पूरी की जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो बात नहीं बनती जो इस खजूर के पत्तों से बुने हुए पंखों में होती है। और एक बात, जब पंखा झलते हुए एक इंसान थक जाता तो साथ वाला जो हवा खा रहे थे उनका नंबर आ जाता, वो भी एक मजा था। तो जो आज एक कहानी बन गई है, ये बात तो है। अक्सर ये होता था, कोई अगर पंखा अपने खुद कर रहा है तो हम लोग उसके बगल में जाके ऐसे बैठ जाते थे कि चलो मुफ्त में हमें भी हवा मिल जाएगी। हाँ, और ये भी जो इन्होंने लिखा है हमारे श्रोता ने कि हाँ, बारी लगती थी, मतलब अभी तक हम कर रहे थे, अभी तुमने ठंडी हवा ली, अभी चलो तुम करो, अब हमें भी हवा चाहिए। हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है, मुझे अच्छे से याद है जब हमारे दादाजी खाना खाते थे, सोते, तब हमारी दादी पंखा हिलाकर उन्हें हवा करती थी। क्या बात है, वो भी एक बड़ा प्यार होता था। और ये तो है विशेष रूप से। और जब छोटे थे तो माता पिता का जो प्रेम है वो भी एक अलग रूप में ही झलक कर आता था। और पंखे जब जलते थे, भले ही हम लोग थोड़ा सा कुनमुना जाते थे पंखा रुकते ही, पर वो पंखे किए जाते थे तो आनंद जो हवा का होता था वो अलग ही था। जी हाँ, तो इसी तरह से चीजें पुरानी होती हैं, नई होती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। आज तकनीक का युग है, लेकिन आज कुछ समस्या है जिससे कि हम फेसबुक के बहुत सारे जो संदेश है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। साथियों, फेसबुक बहुत सारी जगह अटक रहा है, तो हमें उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि ये भी पंखे की तरह ऐसे हवा आई और चली गई, ऐसा ही कुछ चल रहा है आज। तो बस अब समय का भी इशारा है, कुछ कह रहा है। हाँ, अच्छा, तो विदा लेने का समय आ गया है। तो अब आज के सखी सहेली के कार्यक्रम से छुटकी बहुरिया और बुआ को दीजिए इजाजत। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। सखी सहेली।